आज का टॉपिक है बेटा हमारा ना इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या होती है? आपातकाल की स्थिति। मतलब अब जिस टाइम पे हमारा जो नेशन है वो एक ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर रहा है जिसपे हमें खतरा है कि हमें कोई वॉर के अंदर हम एंगेज हो जाएंगे, कोई हमारे ऊपर अटैक कर देगा, या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट की इन्फ्रिंज हो रही है, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही है, या थर्ड हम किसी फाइनेंशियल डिस्टरबेंस में हैं, वो भी चीज हमारी क्या हो जाएगी? इमरजेंसी। राइट। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। जो टेबल देखा है वो देखो, उसके ऊपर फर्स्ट लाइन लिखा है हु कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, उसका आंसर है प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा बेटा, हमेशा जब भी इस तरह की कोई स्थिति आए, इमरजेंसी की सिचुएशंस आए और हमें भारत के अंदर इमरजेंसी लगानी हो, तो वो प्रोक्लेम कौन करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कब कब प्रोक्लेम करेगा? जब भी नेशनल इमरजेंसी का मैटर होगा, स्टेट इमरजेंसी का मैटर होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दैट मीन्स वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन इंडिया। नंबर वन नेशनल, नंबर टू स्टेट, नंबर थ्री फाइनेंशियल। अगर आर्टिकल देखोगे ना बेटा, जैसे पीयू में आर्टिकल्स पूछते हैं, तो आर्टिकल्स का भी इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। आर्टिकल 352 आपका नेशनल इमरजेंसी के साथ डील करेगा। अगर उसमें 4+ करेंगे, 352, 354 लिख दिया मैंने, 356 है ये स्टेट इमरजेंसी का। अगर उसमें 4+ करेंगे तो आर्टिकल 356 आपका स्टेट इमरजेंसी के साथ डील करेगा। फिर अगर आप 4+ करेंगे तो आर्टिकल 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ डील करेगा। वैसे भी थोड़े से टिप्स दे ही देती हूँ, आगे सेमेस्टर में भी काम आ जाएंगे, कि जब भी इमरजेंसी करना है आर्टिकल अगर भूल भी गए तो 4 का डिफरेंस है। अब बेटा आ गया हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का मतलब है पूरा नेशन जब हमारी आपातकाल की स्थिति में है। सो फार हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है बेटा, वो 3 बारी लग चुकी है। राइट। सो फार हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। नंबर वन, जब हमारा 1962 के अंदर, तब आपने सुना होगा ना, एक फेज हम बहुत यूज करते थे, हिंदी चीनी भाई भाई। यस मैम। क्यों यूज करते थे हिंदी चीनी भाई भाई? मैम क्योंकि शायद इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था बाउंड्री रिलेटेड उस टाइम। Yes, earlier there was a dispute going on between India and China. जब वो सॉल्व हुआ तो हम कहना शुरू हो गए हिंदी चीनी भाई भाई। चाइना ने इंडिया के ऊपर काफी बार अटैक किया है। उसमें से एक अटैक था 1962 का, जब काफी ज्यादा एग्रेशन हो गई थी चाइनीज साइड से। तब हमने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी। राइट। इंडो वॉर कहते हैं, चाइना के साथ हमारी जो वॉर होती है उसको बोलते हैं इंडो साइनो वॉर। काफी बार 65 में, 62 में, काफी 60 में हमारी इंडो साइनो वॉर हुई थी। ऑलमोस्ट रफ सा आइडिया है कौन कौन से ईयर्स में हुई थी, पर उस टाइम पे हमारे चाइना के साथ पहला बॉर्डर डिस्प्यूट था। देन बेटा उसके बाद 1971 के अंदर मैंने आपके 3 इंस्टेंसेस टेबल के अंदर लिखे हैं कि जब जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी। पहली कब लगी है हमारी? 1962 में, जब हमारा एग्रेशन कहाँ से है? चाइनीज साइड से। फिर हमारी एग्रेशन हुआ है 1971। यू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 1971? 1971 में बांग्लादेश बना था। यस मैम। ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, यस, ईस्ट पाकिस्तान। क्योंकि जब हमने इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन किया था, हमने 2 पार्ट्स में किया था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। देन हमारी इंदिरा गांधी जी ने इंटरफेयर किया, बहुत अच्छी तरह से इंटरफेयर किया था उन्होंने, और इंटरफेयर करके बांग्लादेश बनवा दिया था। क्योंकि देखो ना, डिफरेंस है, एरियाज का काफी डिफरेंस है। इफ यू सी इंडिया के स्ट्रैटेजिक मैप देखो, सेंटर में इंडिया है, एक साइड पे ईस्ट पाकिस्तान है, एक साइड पे वेस्ट पाकिस्तान, जो प्रेजेंट बांग्लादेश है। तो वो गवर्नमेंट अच्छी तरह से बांग्लादेश की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो दूसरे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स थी, वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी। फिर वो क्या है, उनकी टाइम एंड अगेन डिमांड होती थी कि वी वांट इंडिपेंडेंस। तो इंदिरा गांधी जी कहती, ओके यू वांट इंडिपेंडेंस, इंडियन गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर देगी, कर लो अचीव इंडिपेंडेंस। सो 1971 में इंदिरा गांधी ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया था, जिसके कारण बांग्लादेश बना। अब पाकिस्तान को अगर हम खराब करेंगे तो पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करेगा। राइट। यस मैम। तो 1971 के अंदर बेटा हमारी सेकेंड टाइम इमरजेंसी लगी थी, एग्रेशन था फ्रॉम पाकिस्तान साइड। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जो सबसे बड़ी इमरजेंसी लगवाई, जिसको हम कहते हैं डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री,
वो लगी थी ऑन 25 जून 1975। इसकी बेटा मैंने डेट भी लिख दी है टेबल में, क्योंकि जब भी आप 25 जून की न्यूज़पेपर्स खोल के देखेंगे तो उसमें इसका बार बार रेफरेंस आता है कि दिस डे इज रेफर्ड एज द डार्केस्ट डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिस दिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाई थी। राइट बेटा? और जो इमरजेंसी 25 जून 1975 पे लगाई गई थी, उसके साथ मैंने एक वर्ड लिखा है, किस बेसिस पे लगाई गई थी? इंटरनल डिस्टरबेंस, कि हमारे अंदर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस है जिसके कारण हम संविधान के अंदर इमरजेंसी लगा रहे हैं। हाउएवर हाउएवर इफ यू सी द पॉलिटिकल हिस्ट्री यू विल सी कि कोई इंटरनल डिस्टरबेंस वाला तो मैटर ही नहीं था। हुआ का क्या था, मैडम की जो पॉलिटिकल इलेक्शंस थी उसके अंदर कुछ मैल प्रैक्टिसेस हुई थी। मैल प्रैक्टिसेस क्या हुई थी? ईवीएम मशीन के अंदर गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी, राइट? बोगस वोटिंग कराई गई थी, तो ऐसी चीजें हुई थी। एज अ रिजल्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी इलेक्शंस को बोगस डिक्लेयर किया था कि इनकी जो इलेक्शन है दे आर नॉट वैलिड। सिंस दे आर नॉट वैलिड तो उनको अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी छोड़नी पड़नी थी। सो टू सेव हर सेल्फ, रातों रात, वो जो हम एक एग्जाम्पल देते हैं प्रेसिडेंट को उठा के, रातों रात उन्होंने इमरजेंसी लगवा दी और जितने भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे जेलों में डाल दिया एंड सारा का सारा स्ट्रक्चर अपने अंदर वेस्ट करवा लिया। सो दिस इज कॉल्ड द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये जो नेशनल इमरजेंसी थी इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। क्लियर हो गया बेटा? सो हाउ मेनी टाइम्स सो फार वी हैव इम्पोज नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? 3 times. 3 times फर्स्ट टाइम व्हेन? in 1962 with वेरी गुड। चाइना में सेकेंड टाइम जब व्हेन? डिस्प्यूट हुआ, एक 71 में और एक 75 में। राइट। सो ये इमरजेंसीज बेटा हमारी टिल 77 तक चली थी। उसके बाद ये सारी की सारी हमारी नेशनल इमरजेंसीज खत्म हो गई। अब हमारा नेशनल इमरजेंसी बेटा कब कब लगती है, क्वेश्चन उठता है, राइट? किस तरह से लगती है, कब कब लगती है? तो टेबल के अंदर ही सेकेंड पार्ट देखिए क्या लिखा है, व्हेन इमरजेंसी, whenever president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of that is threatened। तो जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि भारत के ऊपर कोई ना कोई अटैक करने आ रहा है या भारत के किसी पार्ट के ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड, तब तक जो हमारे प्रेसिडेंट है वो क्या डिक्लेयर कर सकते हैं या प्रोक्लेम कर सकते हैं? इमरजेंसी। क्लियर? इसी के अंदर बेटा मैंने ग्राउंड्स भेजे हैं आपको नेशनल इमरजेंसी के। सेकंड टेबल पूरा का पूरा टेबल बनाया है। देखिए अब इस टेबल के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखा है ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी बिफोर 44th अमेंडमेंट, आफ्टर 44th अमेंडमेंट। वी वेरी वेल नो बाय नाउ कि 44th अमेंडमेंट 1978 जो थी वो, जो भी इंदिरा गांधी ने गलतियां की थी जब उनकी सरकार चली गई थी तो मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, उन्होंने पास करवाई थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने, ये इंदिरा गांधी ने जिस लॉ के बेसिस पे इमरजेंसी लगाई थी उसको खत्म करने की कोशिश की थी, राइट? सो दैट इज वाई मैंने ये जो ग्राउंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी इसका टेबल ये लग दिया है ताकि आपको बेटा हमेशा याद रहे। जो बिफोर 44th अमेंडमेंट 1978 थे बेटा वो हमारे देयर वर 3 ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी। नंबर 1 वॉर, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन, नंबर 3 इंटरनल डिस्टर्बेंस। व्हाट इज वॉर? मैम किसी के साथ लड़ाई करना, हाँ, किसी के नेशनल साथ, डिस्प्यूट। किसी के साथ लड़ाई करना। कौन सा डिस्प्यूट? नेशनल डिस्प्यूट। हम्म। अच्छा, हैव यू हर्ड द टर्मिनोलॉजी कोल्ड वॉर? Yes, ma'am. मैम यस, ये क्या व्हाट इज होता कोल्ड है? वॉर? मैम मतलब फिजिकल एग्रेशन ना होना पर ऐसी स्टेटमेंट्स देना एक दूसरे के लिए जिससे दोनों नेशंस के बीच में टेंशंस। ये भी ठीक है, पर यूएसए एंड यूएसएसआर एंड यूएसए काफी देर तक कोल्ड वॉर के अंदर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने अपनी सारी की सारी मिलिट्री रिसोर्सेज भी खत्म कर दिए, उसमें सिर्फ वो स्टेटमेंट नहीं देते थे, वो वो शिप एक के थ्रू दूसरे, लड़ते थे। हाँ, एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी करते थे, पर पीपल को ज्यादा इंजर नहीं कर रहे थे, तो वो भी कोल्ड वॉर की टर्मिनोलॉजी में आ जाता है, जहां पे आप एक दूसरे का नुकसान करने की भी कोशिश करो, राइट? हाउएवर हियर इन वॉर का क्या मतलब है, जो हम एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, वायलेंट स्ट्रगल बिटवीन टू कंट्रीज
एंड ऑफिशियली डिक्लेयर हो, जैसे ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं इंडिया इज एट वॉर, या वो कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर करे पाकिस्तान इज एट वॉर विद इंडिया। सो कोल्ड वॉर और हॉट वॉर में बेसिकली फर्क क्या होता है बेटा? ऑफिशियल डिक्लेरेशन का फर्क होता है, राइट? तो कई बारी कोल्ड वॉर के अंदर ही हम वेपन्स वगैरह भी यूज कर रहे हैं पर ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं कर रहे। पर इन केस ऑफ नॉर्मल वॉर, जो वॉर होती है उसके अंदर 2 एक्ट्स हैं। नंबर 1 एग्जिस्टेंस ऑफ वायलेंट स्ट्रगल, नंबर 2 ऑफिशियल डिक्लेरेशन कि हम वी आर एट वॉर। जैसे अभी पीछे पाकिस्तान और इंडिया का हुआ, वो क्या भेज रहे हैं? ड्रोन भेज रहे हैं, है ना? हमारा ड्रोन उनका कहाँ आ रहा है? जलंधर में गिर रहे हैं, हम लोग न्यूज देख रहे हैं। हमारे कपूरथला में बहुत आवाज थी, मानी कि आपके घर भी आती होगी ना आवाज, क्योंकि यस मेरे घर मैम। आ रही थी तो आपके घर भी आएगी, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया के पास है। अब क्या है, वो ड्रोन फेंक रहे हैं, मैम हम आई उनके ऊपर थी, मेरे ड्रोन घर के फेंक रहे पास हैं। बहुत आई थी। हाँ जी, आपके भी आई थी? मैम ऐसे इधर ऊपर फटने की आई थी जब फट रहे थे। ओह ओके, मैंने जलंधर की तो वीडियोस देखी, विजिबिलिटी भी थी काफी। मैम इधर जान निकल मंडी रही वाली साइड तो थी। काफी ज्यादा थी। यस मैम, इधर फटे भी अच्छा, थे एक दो ऑलमोस्ट, उसके हाईवे पे एक तो फट ही गया था। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा था, वही वाली वीडियोस देखी थी, हम्म, विजिबिलिटी थी काफी। तो अब क्या है बेटा, वो ड्रोन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, हम उनके ऊपर फेंक रहे हैं, बट क्या एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थी? नहीं। नो तो मैम। कोल्ड वॉर के अंदर भी जो मैं आपको रशिया एंड यूएसए एंड यूएसएसआर की पोजीशन बता रही हूँ कि दे वर इन कोल्ड वॉर फॉर अ लॉट ऑफ टाइम पीरियड, उसके अंदर भी ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैक उटूक करते थे, बट फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं होती थी। सो व्हेन वी से कि हमने नेशनल इमरजेंसी लगानी है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, वो कब लगेगी? जब ये तो चलो वायलेंट स्ट्रगल तो है, पर साथ में एक फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी है, जहाँ पे इंडिया डिक्लेयर करता है वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान डिक्लेयर करे वी आर एट वॉर विद इंडिया। वो तो एक प्रेपरेटरी सा कर रहे थे कि सायरन बजेगा, अंधेरा होगा, अंदर चल जाओ, और ड्रोन फेंक रहे थे। किसी ह्यूमन बीइंग का तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ उसमें। सो कई बारी नेशंस जो है इस तरह से एक दूसरे के साथ यू अंडरस्टैंड कि इस तरह के अटैक्स कर देते हैं, पर उसको हम वॉर की स्थिति या आपातकाल की स्थिति नहीं बोलते कि नेशनल इमरजेंसी लग जाए। क्यों? आपातकाल की स्थिति, नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए आपको फॉर्मली डिक्लेयर करना पड़ेगा वी आर एट वॉर विद अनदर कंट्री, राइट? फिर उससे सारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी उसी तरह से फॉलोअप हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? वर्ड समझ आ गया? नेक्स्ट वर्ड है बेटा हमारा एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है इट कवर्स यूनिलेटरल अटैक विद फोर्स बाय वन स्टेट अगेंस्ट अनदर विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये जो सेकंड वाला जो मीनिंग है हमारा, जो हमने अभी अपने लिए यूज किया ड्रोन वगैरह फेंकना, पर फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है, इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एग्रेशन। कि सो फार वी आर नॉट एट वॉर, बट वी आर फेसिंग एन एक्सटर्नल एग्रेशन, कि बार बार हमारे ऊपर वॉयलेंटली कुछ ना कुछ हो रहा है, बट अभी तक हमने फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया। तो उस केस में भी गवर्नमेंट जो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो प्रोक्लेम करेगा इमरजेंसी, पर वहां पे वो क्या बोलेगा कि नेशनल इमरजेंसी में किस बेसिस पे लगा रहा हूँ? एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे। दैट मीन्स अगर आपका ये ड्रॉन ड्रोन वाले केस में अगर इमरजेंसी लगी होती तो वो वॉर वर्ड नहीं यूज करते, वो क्या कहते कि हमने इमरजेंसी किस बेसिस पे लगाई है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। जो थर्ड वर्ड था वो है इंटरनल डिस्टर्बेंस। 44th अमेंडमेंट से पहले था, जिस बेसिस पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी उठा दी थी, लगा दी थी। अब ये बेटा जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था ना, ये बड़ा ही वेग वर्ड था। क्या होता है इंटरनल डिस्टर्बेंस? कि हमारी सरकार नहीं ठीक चल रही। क्या होता है? हमारी सरकार नहीं ठीक चल रही, हमें कोई प्रॉब्लम है। सो इंटरनल डिस्टरबेंस का कोई क्लियर मतलब नहीं था, बहुत ही वेग वर्ड था। इसी का मिसयूज करके इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, राइट? सो आफ्टर 44th अमेंडमेंट 1978, जब हमारी मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने क्या कहा कि वॉर ठीक है, फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, ऐसे ही चलने दो, अगर वॉर होगी तो ऑफ कोर्स नेशनल इमरजेंसी लगेगी। नंबर 2, अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो ऑफ कोर्स नेशनल इमरजेंसी लगेगी, पर इंटरनल डिस्टरबेंस के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकती।
थी। अब उन्होंने ये जो वर्ड था बेटा हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको कैंसिल करके एक न्यू वर्ड यूज किया, दैट इज आर्म्ड रिबेलियन। आपका क्वेश्चन आता है, पीयू में भी बार बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी बिफोर 44th अमेंडमेंट, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी आफ्टर 44th अमेंडमेंट। तो बिफोर 44th अमेंडमेंट बेटा व्हाट वर द ग्राउंड्स, नंबर 1 वॉर, नंबर 2 एक्सटर्नल एग्रेशन, नंबर 3 इंटरनल डिस्टर्बेंस। आफ्टर 44th अमेंडमेंट हमारे ग्राउंड्स क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, और थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, आर्म्ड रिबेलियन। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर। सो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने रिमूव करके क्या वर्ड यूज कर दिया है, आर्म्ड रिबेलियन। आप लोगों को क्लियर है ये नहीं, यस यस मैम। क्योंकि हमारा जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस वो काफी ज्यादा क्या था, वेग एंड वाइड। क्लियर, दिस टेबल इज ऑल्सो क्लियर, आगे प्रोसीड करूं। हम्म अब बेटा दोबारा आ जाइएगा, हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है उसके अंदर, नेशनल इमरजेंसी के अंदर याद रखिएगा अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी तो कम से कम वो 1 मंथ तो चलेगी ही चलेगी। कितना टाइम पीरियड चलेगी, 1 1 मंथ। मंथ। उसके बाद अप्रूवल चाहिए होगा उसको कंटिन्यू करने के लिए, अगर अप्रूवल मिल गया वो फर्दर कंटिन्यू करती रहेगी, अगर अप्रूवल ना मिला तो उस हिसाब से रुक जाएगी। क्लियर, नेशनल इमरजेंसी क्लियर। अब यस मैम। मैंने जो थर्ड टेबल भेजा है ना बेटा उस पे आई है इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, थर्ड वाला टेबल बेटा जो सेकंड आपको भेजा है फोटो, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। मानिक मिल गया बेटा आपको थर्ड टेबल, यस मैम। ओपन हो गया, जपेश मिल गया बेटा। मैम यस। हम्म अब नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला फर्स्ट इफेक्ट क्या है, एग्जेक्टिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड टू स्टेट मैटर्स। जो यूनियन की एग्जेक्टिव पावर होती है वो कौन कौन से मैटर्स को भी चल जाती है, स्टेट पावर्स। तो हमने पढ़ा ही, अभी तो चैप्टर पूरा पढ़ लिया, व्हाट आर द एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन, क्या क्या काम कर सकता है यूनियन अपने एग्जेक्टिव मैटर्स में। तो स्टेट मैटर्स में भी पूरी की पूरी जो पावर है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर बन जाता है, वो पूरी की पूरी जो पावर्स है वो किस में वेस्ट कर जाती है, यूनियन में। स्टेट की पावर्स ऑलमोस्ट थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती हैं। सिमिलरली हमने 3 लिस्ट पढ़ी हमारी 7 शेड्यूल के अंदर, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। उसके अंदर हमने कहा इन मैटर्स पे यूनियन लॉ बनाएगी, इन मैटर्स पे लॉ स्टेट बनाएगी। अब वो खत्म हो जाती है, बाइफर्केशन खत्म हो जाती है। सारे के सारे मैटर्स के अंदर हमारा लॉ कौन बना सकता है, यूनियन बना सकता है। इवन इन द मैटर्स ऑफ स्टेट कौन लॉ बनाएगा, यूनियन। क्लियर हो गया बेटा। देन हमारा बेटा एक स्ट्रक्चर होता है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल रिलेशंस में आएगा, अभी मैंने आपको कराना है वो टॉपिक, कि कौन से टैक्सेस हमारे सेंटर के पास जाएंगे, कौन से टैक्सेस हमारे स्टेट के पास जाएंगे, किस हिसाब से कौन सा फंड स्टेट के पास है कौन सा सेंटर के पास है, उसकी पूरी रीऑर्गेनाइजेशन है। अब वो रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ी देर के लिए कैसे हो जाती है, ब्लर हो जाती है। सारी की सारी पावर्स फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स करने की वो किसके हाथ में आ जाती है, प्रेसिडेंट के हाथ में। और उस बेसिस पे यूनियन अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि पैसा कैसे यूज करना है। क्यों, क्योंकि अगर वॉर होगी तो हमें बहुत सारा पैसा जो हम नॉर्मल तरीके से नहीं यूज करते वो हमें मिलिट्री आर्मी में लगाना पड़ेगा, डिफेंस में लगाना पड़ेगा। डिफेंस में पैसा तभी लगेगा ना अगर यूनियन के हाथ में पैसा हो। सो दैट इज वाई बेटा हमारे जितने भी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स है वो किस में वेस्ट कर जाते हैं उस टाइम पे, यूनियन। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, हम कहते हैं ना इंडिया इज अ फेडरेशन, क्वाजाई फेडरल। जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो उस टाइम पे क्या बन जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर। क्लियर, एनी डाउट्स। नो मैम। ओके, जपेश रीड करो बेटा टेबल, फर्स्ट 3 पॉइंट्स। Executive power of union extends to state matter. The legislative power of union extends to state matter. President can reorganize financial arrangement revenue between center and state. देन आगे चलिए, ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, उसका जो टेन्योर है वो भी हमारा 1 ईयर तक एक्सटेंड कर जाता है। तो हमें पता है कि जो हाउसेज है हमारा, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस बट लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, राइट। सिमिलरली जो हमारा ये वाला हाउस है विधानसभा एंड विधान, उसमें विधानसभा एंड विधान काउंसिल, उसमें भी ये क्राइटेरिया हमारा असेंबली एंड काउंसिल के अंदर हमारा लगता है। सो
बट अब इमरजेंसी है, आपातकाल की स्थिति है, हमें हाउसेस की जरूरत है, तो इसका ड्यूरेशन भी 5 साल से ऊपर 1 ईयर एक्सटेंड हो सकता है। तभी इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी, कि मेरी सरकार भी रह जाए, कोई मेरी सरकार को भी नहीं कैंसिल कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो 1 ईयर का टाइम पीरियड है बेटा, ये फर्दर सस्पेंड हो सकता है। राइट, क्लियर? मुझे आप लोग दोनों ही नहीं Yes, दिख रहे, ma'am. मानिक तो पूरे ब्लर हो गया, यस दिपेश के तो मुझे पीछे से एल्मीराज दिख रही हैं। यस, नेक्स्ट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए देखना जरूरी था आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19। व्हाट इज आर्टिकल 19? मैम एक मिनट, ये आर्टिकल 19 था हाँ जी 28 मानिक, था। व्हाट इज आर्टिकल 19? मैम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसके अंदर कितनी राइट्स हैं? मैम 6। हाँ, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट ऑफ असेंबली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू क्या कहते हैं पीसफुली था, एक और चीज एक्सप्रेशन था, स्पीच था, हम्म और ऐसी तो से ये सारे सारी चीजें प्रोक्लेमेशन था। अगर हम इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल की स्थिति है, उस टाइम पे हम राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस वगैरह दे दें, तो नेशन को खतरा होएगा, पता नहीं किस तरह की यस एसोसिएशंस मैम। बन जाएंगी। राइट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे दे तो लोगों को इकट्ठा करके नेशन के खिलाफ विद्रोह हो सकता है। तो पहले क्या होता था बेटा, जब 44th अमेंडमेंट नहीं थी, उस टाइम पे पूरा का पूरा आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। राइट, अब क्या है, आफ्टर 44th अमेंडमेंट हमने ये लॉ बना दिया कि आर्टिकल 19 हमारा तभी सस्पेंड होगा अगर हमारी इमरजेंसी 2 ग्राउंड्स पे है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। पर अगर इमरजेंसी हमने आर्म्ड रिबिलियन के बेसिस पे बनाई है, देन हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। सो मैम अंडरस्टूड द एक बार डिफरेंस? रिपीट कर दो, आपकी वो मेरा नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल था, आपकी आवाज में सुनी नहीं। ओके बेटा, ध्यान से सुनेगा। देखिए, आर्टिकल 19 टॉक्स अबाउट 6 फ्रीडम्स: फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम टू मूव फ्रीली। तो ये राइट्स अगर हम इमरजेंसी के दौरान दे दें, वॉर जैसी स्थिति में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, इसलिए आर्टिकल 19 हमारा क्या हो जाता है, जब भी आपातकाल की स्थिति आ जाती है, इमरजेंसी की स्थिति आती है, तो वो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड का मतलब है थोड़ी देर के लिए, जैसे हम कहते हैं छुट्टी पे चले जाता है, यही होगा ना सस्पेंड, छुट्टी पे चले गए आप थोड़ी देर के लिए। 44th अमेंडमेंट ने इसमें भी चेंजेस किए हैं, वो राजी देसाई की गवर्नमेंट ने। उसने कहा कि ये जो हमारा आर्टिकल 19 है, इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। वो कहता है अगर तो इमरजेंसी हमारी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन पे बेसिस पे लगेगी, फिर हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। सॉरी, आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, उल्टा बोल दिया। आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा अगर इमरजेंसी हमारी वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे लगेगी। बट अगर इमरजेंसी हमारी आर्म्ड रिबिलियन के बेसिस पे लगेगी, वाइस वर्सा है, तो हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। तो उन्होंने एक बाइफर्केशन कर दिया है। क्या बाइफर्केशन क्या है? इफ द emergency is on the ground of war and external aggression, then definitely article 19 will be suspended, क्योंकि फिर हमारी सरकार तो हमें ही देखना शुरू कर देगी, इनको कैसे मॉनिटर करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। बट अगर हमारी इमरजेंसी आर्म रिबिलियन के बेसिस पे लगेगी, तो हमारा आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। तो ये उन्होंने एक बाइफर्केशन कर दी है। राइट, रीड कर लीजिए जपेश, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 टेबल में से। Suspension of Article 19 before 44th Amendment. Operation of Article 19 they suspended after 44th Amendment. Yani now Article 19 will be suspended if emergency proclaimed on ground of war and external aggression, not on armed rebellion. क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? यस। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स। पहले क्या होता था, प्रायर टू 44th अमेंडमेंट, जैसे जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालता था और सारी की सारी फंडामेंटल राइट्स छुट्टी पे चल जाती थी। दैट मीन्स अगर किसी की फंडामेंटल राइट्स उस टाइम पे इन्फ्रिंज हुई है, वो पर्सन कोर्ट नहीं जा सकता था जब तक हमारा इमरजेंसी इन फोर्स थी। इसके अंदर भी चेंजेस किया गया है। इसके अंदर उन्होंने क्या चेंज किया है, ठीक है, बाकी राइट्स के साथ प्रेसिडेंट कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, पर जो आपकी 2 राइट्स, आर्टिकल 20, व्हाट इज आर्टिकल 20? From यस, Article 20
अब 1 मिनट ये भी याद करने दो। Yes, Manik, what is Article 20? फंडामेंटल राइट Freedom of Preventive detention ki rights. No person can be arrested without knowing the reason of arrest. हाँ Once a जी, हाँ person is arrested, he will be taken to the magistrate within 24 hours. यस ये वो वाली राइट्स है। तो हम्म, आर्टिकल 20 जो मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी ने क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ लगाया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर उन्होंने ऑपोजिशन को उठा उठा के जेल में डाल दिया था। अब इन्होंने यही चेंज कर दिया 44th अमेंडमेंट में। वो कहते ठीक है इमरजेंसी है, पर 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं करोगे। राइट, व्हाट इज आर्टिकल 21? 21 भी भूल गया। मैम उसके यस बाद वाला याद है, 21 यही याद है। मानिक बताओ बेटा 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो 20 एंड 21 बेटा इमरजेंसी की सिचुएशन में भी सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि जितना भी आपातकाल की स्थिति है, कुछ भी है, राइट टू लाइफ तो देना जरूरी है। और किसी भी इंसान को ऐसे बार बार उठा उठा के ऐसे जेल में डालना भी मुश्किल हो जाएगा अगर। राइट टू 20 एंड 21 हमारे सस्पेंड नहीं होंगे। क्लियर? रीड कर लीजिए आगे टेबल। जपेश आप रीड कर रहे थे बेटा, रीड कर लीजिए। Suspension of fundamental rights prior to 44th Amendment. President can suspend all fundamental operations or present after 44th Amendment. Article 20 and 21 can't be suspended. राइट, स्टार्टिंग में आ जाइए अब टेबल। नेशनल इमरजेंसी वाला रीड करेंगे जपेश। मानिक, नेशनल इमरजेंसी बेटा जो फर्स्ट टेबल है उसको रीड कीजिए वन साइड। यस Article 352 National Emergency. So far, 3 times. On 26th, 1962, aggression from China. B. 1971, Pakistan. C. June 25th, 1975, internal disorder. यस, तो तीन रीजंस के कारण हमारी क्या हुई है, नेशनल इमरजेंसी। आगे चलिए। When president is satisfied that a grave emergency exists whereby security of India or any part is threatened, he declares emergency. नेक्स्ट टेबल, नेक्स्ट वाला टेबल रीड कर लीजिए। ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। Before 44th Amendment, after 44th Amendment. Before 44th Amendment, war, external aggression, internal disturbance. After 44th Amendment, war, external aggression, armed rebellion. Duration of national emergency prior to 44th हाँ, Amendment. पहले नेशनल इमरजेंसी एक बार लगती थी तो 2 महीने चलती थी, उसके बाद अप्रूवल चाहिए होता था। अब इन्होंने 2 महीने का टाइम पीरियड भी कम कर दिया। अब क्या कर दिया है, 1 मंथ। तो नेशनल इमरजेंसी अगर एक बार ही लगेगी तो 1 मंथ चलेगी, उसके बाद अप्रूवल चाहिए। राइट, यस। नाउ 1 मंथ इफ नॉट अप्रूव्ड। बेटा इन माई बुक पेज नंबर इज 234। कम आइए रीड करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, पेज नंबर 234। हाँ जी जपेश बेटा रीड कीजिए। The Constitution provides for 3 kinds of emergencies. National emergency, Article 352 provides for emergency due to war, external aggression or armed rebellion. तो Every इसमें क्लियर हो गया proclamation आपको? इसके अंदर उन्होंने प्रेजेंट पोजीशन बताई है कि 352 आर्टिकल 352 क्या प्रोवाइड करता है, नेशनल इमरजेंसी कौन से रीजंस के कारण, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। नेक्स्ट। Every proclamation of emergency must be laid before both the houses of parliament and ceases to operate if it is not approved by both houses within a month from the date when it is proclaimed. Thereafter, an approval of both houses must be obtained every 6 months for the continuance of this emergency. हाँ, तो ये उन्होंने During a बता दिया national कि एक बारी emergency, इमरजेंसी fundamental rights लगेगी। under Article 19 जस्ट can जस्ट be अ सेकेंड, suspended. Right to move समझाने the दो मुझे courts, बेटा ये वाला Article सेकेंड पॉइंट। 32 and Article 220. ओके, सेकेंड पॉइंट To move समझाने courts. दीजिए जपेश। हाँ एक जी, मिनट हाँ बेटा जी, रुक जाओ, अच्छा सेकेंड चलो। पॉइंट समझाने दो।
इसमें क्या लिखा है, अगर एक बार इमरजेंसी लग गई तो 1 मंथ तो वो कंटिन्यू करेगी, उसके बाद ये दोनों हाउसेस के पास जाएगी। अगर हाउसेस अप्रूव करेंगे तभी वो इमरजेंसी आगे कंटिन्यू होगी, और अगर वो आगे कंटिन्यू होगी 1 मंथ के बाद हाउसेस से अप्रूव होगी तो 6 मंथ्स कंटिन्यू होगी। एक मिनट, ये पहले उन्होंने प्रूफ करी तो 1 महीना पहले चलेगी। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी जो लगाई वो 1 मंथ चली। 1 मंथ के हाँ बाद जी। हाउसेस ने कहा यस, अभी भी हम आपातकाल की स्थिति में, प्लीज कंटिन्यू। जब हाउसेस ने कहा प्लीज कंटिन्यू, वो 6 मंथ चलेगी, और फिर अच्छा। आफ्टर 6 मंथ फिर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर? तो इंदिरा गांधी ओके ने जो मैम। इमरजेंसी लगाई थी 75 में, 77 तक चली थी, 2 साल ऐसे ही चलती रही थी। मतलब ऐसे बार बार कंटिन्यू रही। तो अब इन्होंने इस तरह का कंडीशन जो है वो रिमूव कर दी है। पहले एक बारी लगा के पहले 2 मंथ्स चलती थी, अब क्या है, एक बारी जब लगाएंगे हम, यस, इंदिरा गांधी वाली बेटा लास्ट इमरजेंसी जो हमारी रिमूव हुई है वो मार्च 1977 में हुई है। तो 1975 वाली जो इमरजेंसी थी वो हमारी 77 तक चली थी, मार्च 77। तो उसमें क्या था, वो बार बार अप्रूव करके आगे आगे कंटिन्यू करते थे। अब अप्रूवल का सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया। एक बारी इमरजेंसी लगी तो 1 महीने के बाद जो दोनों हाउसेस है उसको बोलेंगे यस प्लीज कंटिन्यू। देन वो कंटिन्यू करेगी 6 महीने, 6 महीने के बाद फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो इमरजेंसी है हमारी इनडेफिनेटली कंटिन्यू नहीं करेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपने जो रीड किया है यही पढ़ा है ना? Every proclamation of emergency must be laid before both the houses of parliament and ceases to operate if not approved by both the houses within a month from the date on which it was proclaimed. Thereafter, an approval of both the house must be obtained every 6 months from the continuance of emergency. तो ये लिखा है, एक बार इमरजेंसी लग गई 1 महीना चलेगी, 1 महीने के बाद अप्रूवल होगा। अगर अप्रूवल नहीं मिला तो कैंसिल हो जाएगी। अगर अप्रूवल मिल गया तो 6 महीने चलेगी, उसके बाद फिर अप्रूवल हो गए। तो ऐसे ये चलती रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपने रीड किया उसमें क्या रीड किया है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड, बट इसमें भी मैंने आपको लिख दिया कि जो आर्टिकल 19 है इसमें भी 44th अमेंडमेंट ने एक बाइफरकेशन की है कि जो आर्टिकल 19 है, अगर तो इमरजेंसी हमारे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे है तभी सस्पेंड होगा। अगर वो इमरजेंसी हमारे आर्म्ड रिबिलियन के बेसिस पे है तब वो सस्पेंड नहीं होगा। राइट? फिर आगे क्या लिखा है इन्होंने, right to move the courts under article 32 and 226 can also be suspended, but access to courts cannot be barred to enforce the protection of right to life under article 21। ये वाला पोजीशन भी मैंने आपको 20 एंड 21 की बता दी कि जो 20 एंड 21 है हमारा सस्पेंड नहीं हो सकते, बट बाकी फंडामेंटल राइट्स और उनकी इन्फोर्समेंट हमारी फॉर द टाइम बिंग छुट्टी पे जा सकती है। फॉर द टाइमिंग ही जाती है बेटा, जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है ना फिर केस फॉल कर सकते हैं, देन आप अपनी रिट पिटिशंस फाइल कर सकते हो। बट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इमरजेंसी की स्थिति है उस टाइम पे रिट पिटिशन की रेमेडी बार हो जाती है। एनी से डाउट? अगर मैम रिट पिटीशन अगर पहले लगी हो उसके बाद इमरजेंसी आ जाए तो रिट पिटीशन पेंडिंग में चल जाती है। पेंडिंग में चल जाती है, इमरजेंसी की सिचुएशन में कौन आपका इतना जाएगा? नहीं, मेरे को लगता है कैंसिल ना कर देते हो ना। नहीं, कैंसिल तो कुछ नहीं करता। वी हैव अ लॉट ऑफ पेंडेंसी इन इंडिया। कभी हम्म। देखना, पेंडेंसी ई कोर्ट्स एक ऐप है, उसके अंदर पेंडेंसी का केस वगैरह सारा अप टू डेट रहता है, डे टू डे अपडेट होता रहता है। व्हाट इज द पेंडेंसी स्टेटस ऑफ इंडिया, मैप्स है उसके अंदर पूरे। तो इंडिया के अंदर हमारे तो जस्टिस सिस्टम में पेंडेंसी बहुत है। क्लियर बेटा? नेशनल इमरजेंसी क्लियर हो गया, कुछ लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, इसमें लिखा हुआ है सारा। यस मैम। यस। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारा स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी हमारा मैंने आपको बताया आर्टिकल 356। टेबल में मैंने गलती से 354 लिख दिया, पर 356 में है, 4 का गैप है। 352 प्लस 4 356, 356 प्लस 4 360, जहां पे हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अब बेटा स्टेट इमरजेंसी जो है मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन ऑफ लॉ, 100-150 टाइम लग चुकी है। पहले क्या करते थे, सेंटर में सरकार कोई और होती थी, स्टेट लेवल पे सरकार कोई और होती थी, आपस के झगड़े में स्टेट इमरजेंसी लगाते रहते थे। राइट? सो इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज द मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन ऑफ लॉ। उसके बाद एक केस आया, बड़ा ही फेमस केस, SR बमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर इतनी ज्यादा गाइडलाइंस आई थी, काफी लंबी गाइडलाइंस आई थी, जिसके बाद जो स्टेट इमरजेंसी का जो मिसयूज है वो बिल्कुल खत्म हो गया।
अब इस बेसिस पे कि सेंटर पे सरकार और है, स्टेट में और है, तो इस बेसिस पे स्टेट इमरजेंसी नहीं लगती। एक ना आपने नॉर्मल टर्म सुनी होगी न्यूज वगैरह में, गवर्नर रूल, सुना है नो गवर्नर मैम। रूल? हाँ जी, माने क्या होता है बेटा गवर्नर रूल? मैम, सुना है? प्रेसिडेंट्स रूल सुना था इमरजेंसी में होता है। हाँ, वेस्ट वो स्टेट। प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल, ये जो दो टर्म्स है ना बेटा, ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। जब भी हमारी कोई स्टेट जैसे हमारी इमरजेंसी के अंदर आ जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नर का रूल लग जाता है या प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। एक्चुअली में वो प्रेसिडेंट का ही रूल होता है, प्रेसिडेंट ने पावर जो डेलीगेट की होती है वो किसको दी हुई है? गवर्नर को। तभी उसको कई बार ये इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं कि गवर्नर ने रूल लगाया है। पंजाब, हम पंजाब में रहते हैं, तो आपको तो पता होगा पंजाब वाज अ स्टेट जो बहुत ज्यादा टेररिज्म में रही है, अंडर टेररिज्म काफी ज्यादा रही है। मैं तो कहती हूँ वी आर द प्रिविलेज जनरेशन, क्योंकि हमने वो ब्रंट्स नहीं देखे कि, तो ना ही हम अपनी मर्जी की पढ़ाई कर पाते, ना ही लाइफ जी पाते। मैम ये मैंने सुना हुआ है, मेरे को मेरे मम्मा पापा ने बताया हुआ था कि वो कैसे गोलियां गोलियां मारते थे जीप में आके सारे। हाँ, टेररिज्म में हम लोगों ने काफी ज्यादा सफरेंस टेररिज्म वाली की है। सो पंजाब वाज वन ऑफ द स्टेट जहाँ पे बहुत ज्यादा टेररिज्म रहा, और कल परसों मैंने आपको केपीएस गिल के बारे में बताया था, उनका काफी रोल रहा पंजाब का टेररिज्म कर्ब करने में। यस। अब पंजाब टेररिज्म में रहा, टाइम टू टाइम हम सुन रहते हैं दिल्ली के अंदर गवर्नर रूल लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया, नॉर्थ ईस्ट में किसी स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग गया, तो ये तो अब नॉर्मल टर्न हम सुनते ही हैं। बट अब जो हमारा मिसयूज होता था प्रेसिडेंट रूल का, वो खत्म हो चुका है। क्लियर? ये जो बेटा हमारा प्रेसिडेंट रूल लगता है, जब भी हमें लगता है किसी स्टेट में गड़बड़ चल रही है, उसके अंदर जो काम है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, तब प्रेसिडेंट इंटरफेयर करता है, और थोड़ी देर के लिए उसको सेटअप करने के लिए चीफ मिनिस्टर को थोड़ा सा साइडलाइन कर देता है। सारी की सारी जो स्टेट की पावर है वो अपने में वेस्ट करता है, और अपने हिसाब से स्टेट को चलाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट रूल। क्लियर हो गया? टेबल रीड करेंगे बेटा, मानिक रीड कीजिए बेटा स्टेट इमरजेंसी यस मैम। टेबल में से। फर्स्ट स्टेट टेबल। आर्टिकल 354। 54 नहीं, 56, यही मैंने बार बार कहा, गलती से टेबल में 54 लिखा गया पर 56 है। 4 4 का डिफरेंस है इसमें। 352 ओके। नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल। मैं अपडेटेड टेबल आपको दोबारा सेंड कर दूंगी। हम्म। मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजन ऑफ लॉ। तो स्टेट इमरजेंसी हमारा क्या है? मोस्ट मिसयूज प्रोविजन ऑफ लॉ था। बहुत ज्यादा ओवर यूज कर लिया लोगों ने इसको अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए। Applied more than 100 times until SR Boumai versus Union of India guidelines. तो गाइडलाइंस हमारी इसको रेगुलेट करने के लिए, बेटा ये केस का नाम भी पूछ लेते हैं कि एसआर बुमई केस में किसके साथ डील करता है। तो याद रखिएगा, एस से एसआर बुमई, एस से स्टेट इमरजेंसी। तो एसआर बुमई में हमारी गाइडलाइंस आई थी जिससे हमने स्टेट इमरजेंसी को रेगुलेट किया। यस, आगे चलिए। व्हेन When, if President is satisfied on the report of Governor or otherwise that the government of the state can't be carried on in accordance with the provision of the Constitution. सो देयर इज ओनली वन ग्राउंड, देयर इज ओनली वन ग्राउंड। वो क्या है कि प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, या तो उसको गवर्नर की रिपोर्ट आई है, या अदरवाइज की स्थितियां हैं जहां से वो कहता है कि सरकार सही तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैरी आउट नहीं हो रही, तो स्टेट इमरजेंसी लगा दो। तो क्या लगा दो? स्टेट इमरजेंसी लगा दो। यस, आगे बढ़िए मानिक। मैम, मुझे चार्जर लेके आना पड़ेगा। 3% ही बैटरी है, बंद हो जाएगा एकदम से। ओके, आप चार्जर ले आओ, यस मैम। वेट करते हैं हम आपकी। ड्यूरेशन बेटा इसकी जपेश, इसकी ड्यूरेशन रहती है 2 मंथ्स। पहले हमारे नेशनल इमरजेंसी की भी ड्यूरेशन 2 मंथ्स थी, स्टेट इमरजेंसी की भी ड्यूरेशन 2 मंथ थी। पर जब 44th अमेंडमेंट हमने पास की, तो ना हमारी नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन जो है वो 1 मंथ कर दी, कि एक बड़ी नेशनल इमरजेंसी लगी, 1 महीने बाद उसको हाउसेस के पास लेके जाना है। यहाँ पे पुरानी वाली चल रही है,
2 months if approved will continue more. क्लियर हो गया? रिपीट कर दूं अभी तक का क्या किया है, क्योंकि मानिक 2 मिनट गए हैं. यस बेटा, कर दो नेशनल पूरी। इमरजेंसी के हमारे 3 ग्राउंड्स हैं. वो क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन. ये तीनों ग्राउंड्स के बेसिस पे हमें लगता है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड, फिर हम क्या लगाएंगे? नेशनल इमरजेंसी. राइट? आर्टिकल है इसका आर्टिकल 352. जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि अब हमारी बहुत सारी राइट्स भी खत्म हो रही हैं. हमारी सारी की सारी एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल पावर्स वो किस में वेस्ट कर जाती है? यूनियन के अंदर. किस में वेस्ट करिए? यूनियन में. नंबर 2, हमारी आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है. 19 सस्पेंड अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन है. बाकी की सारी फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 हमारे सस्पेंड हो जाती हैं. सो नेशनल इमरजेंसी एक ग्रेव कंसर्न है. हमें हमेशा डर लगा रहता है कि ये चीज खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे वॉर जैसे सिचुएशन से ड्रोन गिर रहे हैं, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ एवरीथिंग. सो इट इज अ वेरी वाइड टर्म. अब नेशनल इमरजेंसी हमारे पूरे भारत पे भी लग सकती है, ऑन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. हो सकता है सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पे लग जाए, हो सकता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पे लग जाए, तो ऐसे क्लस्टर पे भी लग सकती है, ये पूरे के पूरे भारत पे भी लग सकती है. हाँ जी मानिक, आगे कंटिन्यू कर लो बेटा. Yes, ma'am. बेटा जो ड्यूरेशन है हमारी स्टेट इमरजेंसी की वो क्या है? 2 months. एक बार स्टेट इमरजेंसी लगेगी तो कम से कम 2 महीने चलेगी, उसके बाद अप्रूवल चाहिए हाउसेस का. पहले नेशनल इमरजेंसी में भी हमारा प्रायर टू 44th अमेंडमेंट एक बार नेशनल इमरजेंसी जब लगती थी तो कम से कम 2 महीने के लिए चलती थी, ये रूल था. बट नेशनल इमरजेंसी हमारी इंदिरा गांधी जी ने काफी मिसयूज कर दी थी, और मोरारजी गवर्नमेंट ने इसमें जब चेंजेस किए, उन्होंने कह दिया कि नेशनल इमरजेंसी अब एक बार ही लगी तो 1 month ही चलेगी. तो उसका टाइम पीरियड कितना कर दिया? 1 month. हाउएवर इन स्टेट इमरजेंसी जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना है? 2 months. आफ्टर 2 months इट हैज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. Number 2, in case of national emergency, we have 3 grounds. What are the grounds? War, external aggression, armed rebellion. But in case of state emergency, we have only one ground. What is the ground? The ground is the government cannot be carried out in accordance with the Constitution of India. जो सरकार है उसने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, या वो उस हिसाब से चल नहीं रही. इस हिसाब से हम क्या प्रोक्लेम कर रहे हैं? नेशनल स्टेट इमरजेंसी. नंबर 1, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट खुद सेटिस्फाई हो रहा है कि ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट हो रही है जहां पे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड. इन केस ऑफ स्टेट इमरजेंसी या तो प्रेसिडेंट सो मोटो हो रहा है, या उसको गवर्नर की रिपोर्ट आ रही है कि मेरी स्टेट में कुछ गड़बड़ है सर, प्लीज आप आके इंटरफेयर करो. फिर जब वो इंटरफेयर करता है तब वो प्रेसिडेंट रूल, या जिसका अदर नेम हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं, गवर्नर रूल्स भी यूज कर प्रोक्लेम कर लेता है. क्लियर हो गया बेटा? स्टेट इमरजेंसी क्लियर, नेशनल Yes, इमरजेंसी ma'am. क्लियर. अब थर्ड इमरजेंसी जो इसी टेबल के अंदर दी गई है आर्टिकल 360, वो क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो थैंक यू टू योर पेरेंट्स, योर मदर्स, योर फादर्स, कि ग्रेट डिप्रेशन आ गया पूरे वर्ल्ड में, रिसेशन, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें, रिसेशन आ गया था. तो भारत के अंदर हमारा रिसेशन नहीं आया था. क्यों नहीं आया था? अगेन थैंक्स टू योर पेरेंट्स, बिकॉज दे हैड अ हैबिट ऑफ सेविंग्स. क्योंकि उनके पास अपना सेव किया हुआ गोल्ड, पैसा इतना था. फॉरेन के अंदर क्या करते हैं लोग? मंडे टू फ्राइडे कमाते हैं, सैटरडे संडे उड़ा देते हैं. तो मंडे को वो फिर बेचारे ऐसे से होते हैं, हाथ जोड़े होते, पैसा चाहिए. और हमारे लोग, कोविड भी आ गया, कोविड भी आ गया तब भी वो सहन कर गए. उनके पास अपने रिजर्व्स मैम थे. ऑलमोस्ट 2-3 साल ऐसे निकाले हैं। हम क्या निकाले हैं? 2-3 साल बिना काम के निकाले हैं सबने। हाँ, 2-3 साल, 2-3 साल, 1 साल तो मिनिमम निकाला ही है. उसके बाद गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी हेल्प की थी, लोन्स के इंटरेस्ट रेट खत्म कर दिए थे. तो Yes, इस ma'am. तरह, पर कोविड आ गया, लोग विदाउट वर्क रहे, या कुछ भी है, पैसे की जरूरत थी, पर उनको, उन्होंने वो टाइम निकाल लिया. इकोनॉमी तो चलो थोड़ी सी स्लैश की थी, पर टाइम निकाल दिया. सो थैंक्स टू योर पेरेंट्स, नॉट टू द गवर्नमेंट एक्चुअली, बट योर पेरेंट्स ओनली, कि उनकी हैबिट है सेविंग्स करने की. वो सेविंग्स करने के कारण हम लोगों का कभी भी क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटन नहीं हुआ. एक नॉर्मल एक हाउसवाइफ है जो कभी काम पे नहीं गई, वो भी अपने कुछ ना कुछ गोल्ड ज्वेलरी की फॉर्म में सेविंग करती रहती है. बट इफ आई सी, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, जैसे हम कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि जो हमारी जनरेशन है
आप लोगों तो थोड़ी सी आगे की जनरेशन में मानती हूँ, मैं अपनी जनरेशन की बात करती हूँ। उसके बाद कोई सेविंग्स नहीं रहेंगी। आप लोगों की जनरेशन में तो क्या ही रहेगी, उससे आगे वाली जनरेशन में और ही नहीं रहेगी। क्यों, हमने कॉफी पीनी सीसीडी की, पिज्जा खाना डोमिनोज का, कपड़े डालने ब्रांडेड, और वो भी चेंज होने चाहिए, फोन लेने आईफोन। सो व्हाट वी आर सेविंग, वी आर एक्चुअली नॉट सेविंग एनीथिंग। कल को अगर इस तरह का कुछ सिचुएशन आ जाएगी, हम लोग तो अपनी ईएमआई तक नहीं पे कर पाएंगे। सो आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा हम लोग जैसे फॉरेन कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। जो पुराने गोल्ड थे लोगों के, गोल्ड भी तो एक रिजर्व होता है, गोल्ड का रेट देखो कितना हाई चले गया। वो गवर्नमेंट ने, बैंक की पॉलिसीज ने निकाल निकाल के सारा गोल्ड लोन पे रखवा दिया। पैसे सारा ऑनलाइन चले गए हैं, मिनट में फ्रॉड हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। 1 रुपया डालो, 1 रुपया डालते डालते पूरा अकाउंट खाली फिर भागते रहो पीछे। सो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमारी कंट्री जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ चले। बट एट प्रेजेंट, अगर हम इतने साल का 1947 से लेके अब तक का टाइम देखें, अभी तक हमारे यहाँ पे कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। सो फार इट हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया। और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती कब है बेटा, जब प्रेसिडेंट हमारा सेटिस्फाई होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। जब उसको इस तरह का लगता है, या एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, तब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगा देते हैं। देन जब एक बारी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो क्या होगा कि सारा का सारा जो पैसा है वो किसके हाथ में चला जाएगा, यूनियन के हाथ में। और यूनियन स्टेट को डायरेक्शन देगी कि पैसा बचाओ, फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी करो, पैसा फालतू ना करो, डेट्रीमेंट्स लगा देगी। जितनी भी सैलरीज होंगी जो सरकारी मुलाजिमों की जा रही है वो कम हो जाएंगी। इवन जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकी सैलरीज के ऊपर भी कट लग जाता है। सो इस तरह से कुछ इफेक्ट आते हैं जो अभी तक नहीं आए, टचवुड आगे भी ना आए, वी प्रे फॉर दैट। बट मैं तो एक वैसे एक पर्सनल एनालिसिस कर रही हूँ कि विद द टाइम, विद द टाइमिंग्स, हम लोग सेविंग्स की तरफ इतना फोकस नहीं कर रहे। पेंशन्स भी खत्म कर दी सरकार ने। पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन आ जाती थी, चलो अब प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी दे दी है। बट पीपल आर मोर इन टू द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग नाउ। हमें ट्रिप जाना है, हमें एवरी ईयर फॉरेन ट्रिप पे जाना है, दुबई थाईलैंड ऑप्शंस बन गए बहुत सारे, बैंकॉक वगैरह लोग घूमने चले जाते हैं, राइट। सो व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन, आप अपने फाइनेंसेस को उससे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो। मैं भी घूमने जाती हूँ, ऐसा नहीं है घूमने नहीं जाती, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ। आईफोन मैंने भी रखा हुआ है, मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं आपको वैसे एक जनरल बता रही हूँ कि अगर हम कोई भी रिसेशन को सफर कर पाए, हम कोविड को सफर कर पाए, इट इज बिकॉज जो हमारी पुरानी जनरेशन है उनकी हैबिट थी दैट वाज ऑफ सेविंग, विच इज नॉट देयर इन प्रेजेंट जनरेशन, एंड इट विल कॉस्ट अस देयरली इन कमिंग टाइम्स। एंड इफ यू सी गवर्नमेंट का जो स्टेटस है, इकोनॉमी इज ऑलरेडी स्लैशिंग, बिजनेसेस का काफी बुरा हाल है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स काफी इंडिया को लीव करके जा रहे हैं। सो इट मे बी प्रोबेबली कभी आ सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए, पर अभी तक नहीं लगी। राइट बेटा, टेबल क्लियर है? रीड कीजिए मानिक, आपने रीड कर लिया ये वाला पूरा? Yes, ma'am. स्टेट Table इमरजेंसी रीड कर लिया था ना? फाइनेंशियल इमरजेंसी रीड कीजिए, आर्टिकल 360। Article 360 Financial Emergency never imposed in India. President satisfied. Financial stability or credit of India is threatened. Any part of India's finances is threatened. Effect. Financial powers of union extends states to absorb directions from financial proprietary. Reduction in salaries of employees. Reduction in salaries of judges of high courts and supreme courts. खत्म हो गया। ठीक हो गया बेटा, क्लियर हो गया आपको? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज वी हैव इन इंडिया? मैम मैं नोट आया। हाउ मेनी टाइम, मानिक? Three. 3. What are these? Number 1? National emergency, state emergency, and financial emergency. राइट बेटा, अब आप बुक खोलिए, 234 पेज, स्टेट इमरजेंसी रीड करनी है।
रीड कर लीजिए, कोई बात नहीं, वो आएंगे तो दोबारा रीड कर लेंगे। Emergency provisions. The Constitution provides for three ये तो kinds. हो गया ना बेटा, नेशनल इमरजेंसी रीड कर लिया इसमें से ना। चलो आप दोबारा कर लो। National emergency. Article 352 provides for national emergency due to war, external aggression, or armed rebellion. Every proclamation of emergency must be laid before the House of Parliament and ceases to operate if it is not approved by both the houses within a month from the date when it was proclaimed. Thereafter, an approval of both houses must be obtained every 6 months for the continuation of this emergency. आगे भी रीड कर लीजिए। During a national emergency, fundamental right under Article 19 can be suspended. Right to move to the courts, Article 32 and 226 can also be suspended, but access to courts cannot be barred to enforce the protection of life and liberty under Article 21. सस्पेंड हो जाती है, बाहर नहीं होती। जब इमरजेंसी उठ जाती है तब दोबारा इन्फोर्स आ जाती है। Yes, देन आ गया स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। Article 356 provides for President's rule due to failure of the constitutional machinery in the state. It is also known as state emergency. In S.R. Bommai versus Union of India, 1918, 1918 ईयर है या पेज नहीं नंबर नहीं है? बेटा, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट 1918 है। ओके, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर्स 1994 ईयर है, 1994 का केस है जब जजमेंट आई है। SC सुप्रीम कोर्ट 1918 पेज नंबर, 1918 सो आपका पेज नंबर है। further, the Supreme Court had observed that Article 356 cannot be used only for political purpose to dismiss opposition government in the states. Further, there is a provision that every such proclamation must be approved by both the houses of the parliament within 2 months. हाँ, तो जहाँ पे स्टेट इमरजेंसी में 2 मंथ, नेशनल इमरजेंसी में पहले 2 मंथ्स का टाइम पीरियड था, उसको रिमूव करके इन्होंने क्या कर दिया, 1 मंथ का टाइम पीरियड। राइट। बट स्टेट में इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट क्यों अप्रूवल देगा? बेटा इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट ने एक बार ही कर दी, इसमें कि उसके बाद 2 मंथ्स के बाद दोबारा स्टेट में इमरजेंसी लगानी है तो पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से तो अप्रूवल चाहिए ही ना। देश जो है वो लेजिस्लेचर भी उसमें देखता है कि किस तरह से चल रहा है। नहीं, पार्लियामेंट में हाउस ऑफ पीपल है, बाकी सारे लेजिस्लेटर्स हैं। बट वो तो स्टेट गवर्नमेंट से नहीं अप्रूवल लेना चाहिए, स्टेट बेटा लेजिस्लेशन। स्टेट गवर्नमेंट की उस टाइम पे तो पावर सारी की सारी प्रेसिडेंट में वेस्ट कर गई है, ओके, और स्टेट में तो अनरेस्ट था, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही ठीक नहीं थी। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वैसे फेडरल है, पर उस टाइम पे वो यूनिटरी स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। ओके, तो उस एरिया को भी आप मानो जब किसी स्टेट में बना, उसका भी जो स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी बन गया उस टाइम पे, यूनिटरी क्वा सेंटर। तो सेंटर की ड्यूटी है कि सारी की सारी स्टेट्स को अपने हिसाब से मिला के रखना। सो दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारा पार्लियामेंट से हम 2 मंथ्स के बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो चेक करता है कि देश ठीक तरह से चल रहा है या नहीं। यस, आगे रहिए। The Supreme Court also laid down in that case that the president should not outright dismiss the government. He should only keep the state assembly in suspended animation and dismissal if required. Should only be after approval of the proclamation by the parliament. The Supreme Court also said that it can restore a dismissed assembly back to life in the dismissal if the dismissal is found to be malified. हाँ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ना, प्रेसिडेंट रूल का, स्टेट इमरजेंसी का काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा था। तो उस मिसयूज को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दी है, और प्रेसिडेंट के ऊपर भी हमने एक कंडीशन लगाई है कि आउटराइटली आपने डिसमिस नहीं करनी। देखो देखो, अगर डिसमिस के बिना ही काम सरता है तो बिना कर उसके सार लो, अगर नहीं सरता फिर डिसमिस करो। और सुप्रीम कोर्ट भी चेक करेगा कि ये जो एक्ट है वो मैला फिडे ना। यस। Note: Punjab was the first state where president rule was imposed. एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट स्टेट जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल
लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए रहा है। देन Financial emergency. Article 360 provides for financial emergency if there is a threat to the financial stability or credit of India. क्लियर हो गया बेटा? इमरजेंसी इज क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इमरजेंसी के टॉपिक में? No. ओके, पेज नंबर 261 पे आइए। पेज नंबर 261, क्वेश्चन नंबर 106। Yes. रीड कीजिए बेटा। When the president issue a proclamation of emergency, A, all the fundamental rights are automatically suspended. B, only Article 19 is automatically suspended. The enforcement of all other fundamental rights can be suspended by an order by the president. Only Article 19 is automatically suspended. The enforcement of all other fundamental rights, except Article 20 and 21, can be suspended by an order of the president. Only Article 19 is suspended. Other fundamental rights cannot be suspended. तो क्या आएगा इसका आंसर? C. सी, यस, 19 हमारा ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। जो Yes. बाकी आर्टिकल्स हैं उसको हमारे प्रेसिडेंट सस्पेंड करते हैं, पर आर्टिकल 20 एंड 21 को वो सस्पेंड नहीं कर सकते। राइट टू लाइफ एंड राइट ऑफ नोइंग अबाउट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, राइट टू नो व्हाई यू आर अरेस्टेड, ये सारी चीजें सस्पेंड नहीं हो सकती। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज आवर आंसर सी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? No, ma'am. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। And 107. 107 में है इमरजेंसी? No, ma'am. इमरजेंसी नहीं है, मैं बताती हूँ। 160, 160। रीड कीजिए क्वेश्चन। How many times has the president declared the national emergency? सो हाउ मेनी टाइम्स सो फार, कितनी बार हो गई नेशनल इमरजेंसी? Thrice. 3 times. राइट्स। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसका? ए। 160 का आंसर रहेगा ए। यस, नेक्स्ट। The president can proclaim emergency A at his own discretion, B on the advice of Prime Minister, C on the advice of Council of Ministers, D on written advice of Union Cabinet. 7:31. तो व्हाट इज आंसर? हाँ जी। On his own discretion. लिखा तो हुआ है यहाँ पे ऑन ओन डिस्क्रिप्शन, बट नॉर्मली ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जो क्या नाम था उनका, फखरुद्दीन अहमद प्रेसिडेंट थे, जिसके अंदर उनको गला पकड़ के उनको उठा दिया गया था Yes, Sanjay Gandhi. संजय गांधी ने। उसके बाद बेटा 44th अमेंडमेंट ने ये भी बोला था कि प्रेसिडेंट जो है हमारा वो प्रोक्लेम इमरजेंसी तब करेगा जब यूनियन कैबिनेट का जो डिसीजन है इन राइटिंग होएगा। Okay. तो ये जो डिस्क्रिशन है हमारी, इट इज सब प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन तो है, पावर तो प्रेसिडेंट की है, पर ये जो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है इट इज सब्जेक्ट टू द राइटिंग ऑफ यूनियन कैबिनेट। ठीक हो गया? ये लिख भी लो। ये टेबल में ही ऐड कर लेते हैं। हाँ, टेबल में ऐड कर लो। जपेश बेटा, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, पेज नंबर है 265। ओके मैम। लिखिए, लाइन लिखिए, नेशनल इमरजेंसी के साथ एक लाइन लिखिए, टेबल में लिख लीजिए चाहे, या नोटबुक में लिख लीजिए, या बुक में लिखना है तो बुक में लिख लो। मैम 265 पे आ गया। कौन सा क्वेश्चन है? 265 पे आ गया बेटा, एक लाइन लिखनी है हमें, नोट्स में लिख लीजिए, टेबल में लिखनी है, जहां मर्जी लिखिए। आफ्टर 44th अमेंडमेंट, after 44th amendment, the president can make a proclamation, proclamation of emergency
only when Proclamation on emergency. proclamation of emergency, Of only when emergency. he receives in writing, only when he receives in writing the decision of union cabinet to that effect. तो वो जो संजय गांधी ने बोलते हैं कि मिसबिहेव किया था, फरुखुद्दीन उनका जो भी नाम था, फखरुद्दीन प्रेसिडेंट थे जो उस टाइम पे, सो उनके साथ जो मिसबिहेव किया था, अब वो पॉसिबिलिटी इंदिरा गांधी के टाइम जो मिसबिहेवियर हो गया, अब वो पॉसिबिलिटी बेटा नहीं है। आपको यूनियन कैबिनेट का डिसीजन जो है वो राइटिंग में आएगा, तभी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा नेशनल इमरजेंसी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? यस मानी, क्लियर हो गया बेटा? जपेश बेटा आप रीड करो 161 क्वेश्चन, पेज नंबर 265। The president can proclaim emergency A at his own discretion, B on advice of president, on advice of council of ministers, on written advice of union cabinet. So what is the answer? D part. On the written advice of union cabinet. Yes मानिक, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा 162। Yes, ma'am. If the president is satisfied that a grave emergency exists whereby security of India or any of the part of India is threatened, whether by war, external aggression, or by armed rebellion, he may proclaim emergency. This is provided in कौन सा आर्टिकल है? 352. हाँ, दिस इज प्रोवाइडेड, नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन है, प्रोवाइडेड है आर्टिकल 352 में। ठीक हो गया आंसर? हाँ जी जपेश, आंसर ठीक हो गया? Yes, ma'am. यस 163 जपेश रीड कीजिए। During proclamation of national emergency, A, Article 19 cannot be suspended, Article 21 cannot be suspended, Article 32 cannot be suspended, all rights are suspended. तो इसका आंसर क्या आएगा? यस मानिक, व्हाट Article इज आंसर? 21. आर्टिकल Article 20 एंड 21 का है, सो हमारा क्वेश्चन में आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो हमारा आंसर इसका बिल्कुल ठीक है, आपका बी पार्ट रहेगा। आर्टिकल 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। यस 164 मानिक रीड कीजिए। the president can declare financial emergency. A, हम्म, if there is a threat to financial stability or credit of India. यही ठीक है. ये ठीक है, दूसरे वैसे पढ़ लो। If the majority of the state legislature so recommends to meet the extraordinary expenses of conducting the war on the recommendation of Controller and Auditor General. तो ऐसा कुछ प्रोविजन हमने नहीं पढ़ा, तो फर्स्ट हमारा पार्ट ठीक है। जब हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड दैट क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, उस टाइम पे हम क्या प्रोक्लेम करेंगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्लियर हो गया बेटा? Yes, एनी ma'am. डाउट्स? हाँ जी बेटा, एनी डाउट्स इन फाइनेंशियल इमरजेंसी? No, ma'am. इसमें से और क्वेश्चन कौन से किए हमारे, मार्क करवा दीजिए जपेश को। 160, 160 प्राइस 160 के बाद 162, वो भी ओके। 163, 164. भाई एक बार रिपीट करना ना, तेरा वो नेट पता नहीं चला नहीं। अच्छा, 162, 163, 164, 160, 161. ओके। हम्म, मैं चेक कर रही हूँ कोई और क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ। वैसे आ जाते हैं इसमें से काफी, एसआर बुमई भी आता है डायरेक्ट, कि कौन सा केस है हमारा स्टेट इमरजेंसी के साथ जो डील करता है, जिसने स्टेट इमरजेंसी को रेगुलेट करने की कोशिश की थी। द आंसर इज एसआर बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। yes. 106 भी है क्वेश्चन. क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं है हमारा स्टेट इमरजेंसी वाले टॉपिक में? नो। बेटा आपका 2 मिनट्स रह गया रीड करने वाला, रीड कर लो पेज नंबर 234 पे।
फिर मैं अगला टॉपिक करा देती हूँ, हम वी हैव 10 मिनट्स। जपेश, कम टू पेज नंबर 234। आप तो काफी फास्ट रीड करते हो आ गया मैम। बेटा। स्टेट इमरजेंसी रीड कर लीजिए एक बारी, फाइनेंशियल इमरजेंसी भी रीड कर लीजिए, 1 पैराग्राफ। President's rule. Article 356 provides for President's rule due to failure of the constitution machinery in the state. It is also known as state emergency. In SR Bommai versus Union of India, All India Reporters 1994, Supreme Court 1918. The Supreme Court has observed that the Article 356 cannot be used only for political purposes to dismiss opposition governments in the states. Further, there is a provision that every such proclamation must be approved by both the houses of parliament within 2 months. The Supreme Court also laid down in that case that the president should not outright dismiss the government. If the dismissal is found to be malified. Note: Punjab was the first state where president rule was imposed. Financial emergency. Article 360 provides for financial emergency if there is threat to the financial stability or credit of India. समझ आ गया जो टॉपिक समझाया तो वही है, कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटा, अब No, हमारा ma'am. छोटा सा टॉपिक है, उसके लिए मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लैट की बुक में सफिशिएंट दिया हुआ है। फाइनेंशियल कमीशन, पेज नंबर है 232, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन, विद इन 5 to 7 मिनट्स, 5-10 मिनट्स का टॉपिक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। राइट, कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्लैट की बुक में दिया हुआ है। रीड कीजिए बेटा मानिक, 232 पेज नंबर, फाइनेंस कमीशन। Yes, ma'am. Finance Commission. Finance Commission is provided for in Article 280 of the Constitution. जस्ट अ सेकेंड, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, इज फाइनेंस कमीशन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? क्या संविधान के अंदर फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है? द आंसर इज यस। राइट, वहां पे आपको 3-4 ऑप्शन दे देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या कोई स्टैच्यूट के थ्रू आई है, या कोई फाइनेंसेस के साथ डील करती है, इस तरह की बॉडी है, तो 3-4 ऑप्शंस आएंगे। तो आपको याद रखना है, फाइनेंस कमीशन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद ही इसके बारे में मेंशन है। आगे रीड कीजिए मानिक फर्दर। Yes, ma'am. The first Finance Commission was constituted in 1951 under the chairmanship of Mr. K.C. Negoi. वेट, ये जो केसी न्योजी वाला है बेटा हमारा, ये हमारा स्टैटिक जीके में पीयू के अंदर आता है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारा, उसके चेयरमैन कौन थे? तो आंसर याद रहेगा आपको, केसी न्योजी, केसी न्योगी, या केसी जैसे भी नाम प्रोनाउंस करते हो आप, तो वो हमारे क्या थे? फर्स्ट पर्सन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर आ जाता है, जो मैंने पिछले कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर पेपर में आता क्वेश्चन देखा है, कि प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन के हेड कौन है? तो प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन के बेटा आपके हेड हैं अरविंद पंगारिया, अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं ये, अरविंद कपाड़िया। और ये इस टाइम पे जो प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन है वो है 16th फाइनेंस कमीशन। ठीक है बेटा जपेश? Yes, टू ma'am. क्वेश्चंस, वन ऑफ स्टैटिक जीके, अदर ऑफ करंट जीके। ऑफन करंट वाला तो इतनी बार आया, पिछले मैंने सारे पेपर्स में देख लिया है। वो ये है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हमारे हेड कौन थे? उनका नाम था केसी न्योजी, और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारा अपॉइंट हुआ था 1951 के अंदर। अब करंट का पूछते हैं कि करंट कितने नंबर का फाइनेंस कमीशन है? 16th नंबर है, और पर्सन का नाम है अरविंद पंगारिया। राइट, बहुत बार एग्जाम में आया है हमारा। आगे रीड कीजिए बेटा मानिक, टॉपिक रीड कर लीजिए। Yes, ma'am. It consists of a chairman and 4 other नहीं, members. एक रह गया आपका, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years, ये क्वेश्चन आता है Yes, ma'am. It कि is फाइनेंस कमीशन में कितने लोग हैं, और सॉरी कितना टाइम पीरियड है फाइनेंस कमीशन का? 5 साल। हर 5 साल बाद एक नया फाइनेंस कमीशन आता है। It is constituted every 5 years by President to make recommendations relating to distribution of financial resources between the Union and the states. तो ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किस तरह से, कौन से रिसोर्सेज यूनियन के पास जाएंगे, कौन से रिसोर्सेज हमारे स्टेट के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट, Its recommendations specifically relate to first distribution between Union and state, the net बेटा proceeds. एक ये भी लाइन रह गई हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होता है एंड 4 अदर मेंबर्स होते हैं। अब इसकी रिकमेंडेशन किस चीज से रिलेट करती है, इसके ऊपर भी बेटा हमारे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते।
ठीक है, हमारे जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1, कौन सा फाइनेंस कमीशन है अभी, क्या फाइनेंस कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और अभी जो हेड है वो कौन है, उनका नाम क्या है, और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था कौन से ईयर में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1951 में, एंड चेयरमैन कौन थे, केसी न्योजी। यस। अब क्या करता है वो, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, कौन सा टैक्स यूनियन को जाएगा, कौन सा टैक्स स्टेट को जाएगा, इस सारी चीजों को देखता है। जो मैंने अभी नेशनल इमरजेंसी में कहा कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे, वो खत्म हो जाता है। वो सारा का सारा पैसा कौन डिसाइड करेगा, यूनियन डिसाइड करेगी। इसी तरह से मैंने फाइनेंशियल इमरजेंसी का बताया, इसी तरह से मैंने स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी, तो तीनों में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। राइट, जैसे आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे और चीजें बिक ना रही हो, पंजाब के अंदर विस्की बिक रही थी फुल फुल टाइम। क्यों? एक्साइज टैक्स किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये ना एक्साइज टैक्स, अल्कोहल अल्कोहल क्यों बिक रहा है, क्योंकि एक्साइज टैक्स किसके पास जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सो दैट इज वाई वो फुल टाइम बिक रही थी, वैसे जो मर्जी कोविड हो पर ये इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। राइट, देन principles governing grant in aid to the revenue of states out of consolidated fund। अब consolidated fund के बारे में आपको बताया था, what is a consolidated fund? It is the fixed fund of the government। महीने का खर्चा सरकार का कैसे होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड से। अब उसमें से भी तो कुछ एड जा रही है ना स्टेट्स को, फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड एड जा रही है, तो उसके भी जो नेट प्रोसीड्स कितना पैसा फिक्स्ड जाएगा, वो कहाँ जाएगा, हमारा फाइनेंस कमीशन में। नेक्स्ट, any other methods referred to by the president। रीड कर लीजिए बेटा। Yes. Public service. नहीं, ये तीनों टॉपिक्स। Okay. Distribution between union and states, the net proceeds from taxes. Second, principles governing grants in aid to revenue of states out of consolidated fund of India. Any other matter referred to by the president. क्लियर हो गया बेटा? राइट, अब इसके Yes, साथ ma'am. ही बुक के ऊपर ही लिखे प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मैम ये पीछे क्वेश्चंस में भी आई है, क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ा था जब मैं कर रहा था, तब ये मेरे हाँ को बेटा, समझ ये नहीं बच्चे आया था। कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि हम पढ़ाते हैं फाइनेंस कमीशन, वो प्लानिंग कमीशन कराते हैं, yes. तो इसलिए ये क्वेश्चन आ जाता है। तभी मैंने कहा फाइनेंस कमीशन का आपको Clarity. पूछते हैं कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं। तो इसी तरह से प्लानिंग कमीशन का आता है कि क्या प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने बनाई है, नहीं। बेटा, प्लानिंग कमीशन संविधान ने नहीं बनाई थी, इसलिए मोदी सरकार ने सबसे पहले आके प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया। अगर वो संविधान के अंदर होती तो मुश्किल हो जाता ये काम करना, और इसका क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। अब मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, वो रीड कीजिए जपेश। Yes, ma'am. The Planning Commission established in 1950 was replaced by Niti Aayog, National Institution for Transforming India, in 2015 as a policy think tank, moving from a centralized top-down model to a more decentralized cooperative federalism approach. While the Planning Commission focused on formulating five-year plans and allocating funds, Niti Aayog acts as a जस्ट consultancy सेकेंड, and मुझे known as समझाने दीजिए। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। फाइनेंस कमीशन आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, पर जो आपके 5 ईयर प्लान बनते थे, जैसे हम कहा जब भारत आजाद हुआ तो हमारा पहला 5 ईयर प्लान जो था वो एग्रीकल्चर के रिलेटेड था। फिर हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो ऐसे हमारे कुछ 5 ईयर प्लान्स चले। तो वो जो 5 ईयर प्लान्स के इस साल हमने किसको पैसे देने हैं या अगले 4 साल में हमने किसको अपलिफ्ट करना है, वो कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन। हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली जब हम आजाद हुए तो हमने प्लानिंग कमीशन को ये पावर दी। पर अभी बोलते हैं कि जो मोदी जी थे, जब भी वो गुजरात के लिए फंड लेने जाते थे प्लानिंग कमीशन को, तो उनको बैठना पड़ता था। एंड इसलिए जब पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सबसे पहले वो प्लानिंग कमीशन के पीछे ही पड़े। तो प्लानिंग कमीशन को उन्होंने खत्म करके इसको क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया।
बट हाउ एवर प्लानिंग कमीशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, हमारे बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स उसमें रहे हैं। जब आप पीयू की प्रिपरेशन आगे मॉक टेस्ट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पीयू वालों ने तो पूछा भी हुआ है ये वाला 5 ईयर प्लान किसके साथ डील करता था स्टैटिक जीके में, तो उनको बहुत उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब हमारा जो प्लानिंग कमीशन है वो किससे रिफॉर्म हुआ है, चेंज हुआ है, नीति आयोग। तो नीति आयोग के रिलेटेड भी बेटा हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो रीड करेंगे एक बारी दोबारा, मैं रीड करती हूँ क्योंकि आप या मानिक आप रीड कर लो, वो बहुत काफी फास्ट हो जाते हैं। स्टार्टिंग से Yes, रीड कीजिए और रुक रुक के कीजिएगा। मैम फर्स्ट वाला ही या नीति आयोग वाला? नहीं, पहला वाला फर्स्ट स्क्रीनशॉट, प्लानिंग कमीशन। The Planning Commission, established in 1950, तो was याद रखिएगा बेटा, जो replaced by प्लानिंग कमीशन हमारा एस्टैब्लिश हुआ था वो कब हुआ था, 1950। और ये जो हमारा फाइनेंस कमीशन था ये हमारा बना था 1951 में। प्लानिंग कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, बट हमारा फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टी के अंदर मेंशन्ड है। आगे चलिए। was replaced by Niti Aयोग, हाँ, making नीति आयोग ने इसको रिप्लेस किया। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी आ जाती है क्योंकि पीयू के पेपर में काफी वो फुल फॉर्म पूछते हैं। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बनी, 2015 में। आगे चलिए। as a policy think tank, moving थिंक टैंक from का a क्या मतलब है, पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में सोचेंगे और उस हिसाब से बनाएंगे। moving from a centralized top-down model to a more decentralized cooperative federalism approach. तो उन्होंने क्या किया है कि अब डिसेंट्रलाइज करो, फेडरलिज्म जो है आपस में कॉपरेट करे। जैसे मैंने कहा, मोदी जी जब भी फंड लेके जाते थे तो उनको भगा देते थे गुजरात का फंड लेने, जब चीफ मिनिस्टर थे। तो पावर्स जो थी प्लानिंग कमीशन के पास ज्यादा थी। अब उनका मॉडल कैसे हो गया डिसेंट्रलाइज करने का, कि कॉपरेट करो, स्टेट्स का भी हिस्सा देखो। While the Planning Commission focused on formulating 5-year plans तो and प्लानिंग कमीशन हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स होते थे उनको बनाता था। अब जो नीति आयोग है वो कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाता, राइट। नीति आयोग में 5 ईयर प्लान वाला सिस्टम नहीं है। allocating funds, Niti Aayog acts as a consultancy and knowledge hub, emphasizing state involvement and strategic expertise without direct financial control. हाँ जी बेटा, व्हाट इज नीति आयोग, आगे पढ़ लीजिए। Niti Aayog 2015 present role, policy think tank and knowledge hub that promotes cooperative federalism. Approach bottom up and decentralized, involving states as equal partners in policy making. Function provides strategic advice, monitors progress, and acts as a consultancy to government without the power to allocate funds directly. हम्म Structure includes a governing council with chief ministers and lieutenant governors to foster the state participation. ठीक हो गया बेटा। Yes, Yes, ma'am. हाँ, अब अपने नोटबुक बुक में जो आप लिख रहे हो क्या लाइन लिखी है? मैम अभी तो कोई भी नहीं लिखी थी, वो नहीं, लिखी थी द प्लानिंग प्लानिंग कमीशन की एक कमीशन लाइन इज लिखवाई नॉट। है ना मैंने, नहीं लिखी? अच्छा, लिखो फाइनेंस कमीशन के साथ लिखो, प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये तो लिखी है कि नहीं? यस ये मैम, ये लाइन लिख दी। अच्छा, आगे लिखिए। प्लानिंग कमीशन was set up in the year 1950. Planning Commission was set up in the year 1950. Its task was its task was to make 5 year plans. तो वो क्या बनाती थी? 5 year plans बनाती थी। Its task was to make 5 year plans. It its task was to make 5 year plans. Full stop. It was replaced by it was replaced by Niti Ayog in 2015
Niti Aayog in 2015, whose current chairman is, जिसके करंट चेयरमैन है आपके पीएम नरेंद्र मोदी. It was replaced by Niti Aayog in 2015, whose current chairman is Narendra Modi, आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, with due respect, and CEO, S नहीं, CEO is BVR Subramaniam, is Mr. BVR Subramaniam. ये हमारा करंट जीके का क्वेश्चन है बेटा. पीयू के अंदर वो डायरेक्ट पूछते हैं हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, क्योंकि पीयू वालों का नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन काफी फेवरेट टॉपिक्स हैं. आपके स्लैट में भी पूछ सकते हैं. और नीति आयोग का कोई पैसेज भी आपको उसमें क्लैट में आ सकता है, जिसके करंट चेयरमैन कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम. मैं उनके नाम भेज दिया है. तो विद दिस वी एंड आवर टॉपिक टुडे. राइट बेटा. कल हमारे टॉपिक होगा यूनियन जुडिशरी. ओके मैम. प्लीज काइंडली के टेबल्स जो मैंने आपको भेजे हैं वो बना लीजिएगा नोटबुक में आज, ताकि नेशनल इमरजेंसी में मैंने कुछ लिखवाया तो है नहीं, टेबल्स में ही सफिशिएंट था, तो आपके माइंड सेट भी बन जाए. और जो मैंने आपको नोट्स भेजे उसमें नेशनल इमरजेंसी नहीं है, तो उसके ओके मैम. भरोसे मत बैठे रहना. अपने टेबल्स खुद बना लेना. राइट. ठीक है बेटा. ओके. टुडे इज नो सेकंड क्लास. मानिक, शाम का स्टेटस क्या है बेटा? मैम 3 to 6 मेरी क्लास होगी.